पूछने का कार्य है। दो तरह के मेथड है। यह जगत को जब हम जानते हैं तो यह जगत हमारे ज्ञान का विषय बनता है, और जब यह हमारे ज्ञान का विषय बनता है उसको भाषा में कहते हैं, और पुनः उस भाषा के माध्यम से हम जगत के पास पहुंचते हैं। तो लैंग्वेज से रियलिटी की तरफ जो जाने की यात्रा है, इसको डिकोडिंग प्रोसेस कहा गया है। और हमने देखा, मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, हमने देखा कि जगत के सारे पदार्थ एक स्ट्रक्चर में है। धर्म, धर्मी और संबंध, जब तक ये स्ट्रक्चर नहीं होगा हम भाषा में नहीं कह पाए। क्योंकि भाषा में कहने का जो कारण है वो धर्म है। ये हम लोगों ने कल बातचीत की। अब तक जो हम लोगों ने की, धर्म क्या है, जो धारण किया जाए, ध्रियते तिष्ठति वर्तते यह स धर्मः। धर्म दो प्रकार के होते हैं, जाति और उपाधि। उपाधि दो प्रकार के होते हैं, सखंडोपाधि और अखंडोपाधि। जाति के बारे में हम लोगों ने देखा कि जाति एक है, नित्य है और अनेकों में समवाय संबंध से रहता है। इससे भिन्न, जाति से भिन्न जो धर्म है वो उपाधि है। जाति और उपाधि के कारण ही हम किसी का नामकरण कर पाते हैं, कह पाते हैं। जाति और उपाधि जो धर्म है, यही शब्द का प्रवृत्त निमित्त है, इत्यादि हम लोग पढ़ चुके हैं। अब प्रश्न है कि ये संबंध क्या है। नव्य न्याय दर्शन पहले धर्म को स्पष्ट करेगा, फिर संबंध को स्पष्ट करेगा, और इस दोनों का प्रयोग करके एक भाषा का निर्माण करेगा। हम नव्य न्याय में देखेंगे कि यह एक एक जो यूनिट है, जो एलिमेंट है, धर्म, धर्मी और संबंध, एक एक एलिमेंट की चर्चा करेगा, और इनको चर्चा करने के बाद इनके प्रयोग के माध्यम से, इन सभी का प्रयोग करके एक भाषा का निर्माण करेगा। हम लोग धर्म के बारे में अब पढ़ चुके हैं। अब ये बात जो महेश चंद्र न्याय रत्न है, अब ये संबंध की बात करेंगे। और संबंध के बारे में कहते हैं संबंध सन्निकर्षः। सन्निकर्ष, संबंध क्या है? सन्निकर्ष, क्लोजनेस, प्रॉक्सिमिटी, जो सामीप्य है वो संबंध है। और ये संबंध क्या करता है? तो कहते हैं, अभी आगे देखेंगे, कहते क्या है, जब आपने कहा कि ये धर्मी है और ये धर्म है, तो इस पूरे स्ट्रक्चर में तीन एलिमेंट हो गए, धर्म, धर्मी और संबंध। यह संबंध ही है, इसी संबंध के कारण यह धर्म बन पाता है और यह धर्मी बन पाता है। मान लीजिए कि आपके कमरे के एक कोने में कोई व्यक्ति है, पुरुष, और एक कोने में दंड पड़ा हुआ है, स्टिक, मैन। अब
किसी एक कोने में पुरुष है और एक कोने में दंड है, इसको आप दंडी पुरुषा नहीं कह सकते। दंड वाला या पुरुष है ऐसा आप नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि पुरुष और दंड के बीच में प्रॉक्सिमिटी नहीं, क्लोजनेस नहीं है। लेकिन जब यही दंड पुरुष के हाथ में आता है तो यह पुरुष जो है वो दंड वाला हो जाता है, और हम कहते हैं, हम इसका स्ट्रक्चर करते हैं पुरुष और दंड। तो हमने देखा कि पुरुष है, दंड है, उसके बावजूद भी हम भाषा में दंडी पुरुषा या नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में सामीप्य नहीं है। लेकिन जैसे समीप, इसीलिए सामीप्य नहीं है, इसीलिए हम दंड को धर्म और पुरुष को धर्मी ये नहीं कह सकते। लेकिन जैसे ही दोनों के बीच में सामीप्य आता है, पुरुष के हाथ में दंड आता है, तो पुरुष और दंड के बीच में एक संबंध उत्पन्न होता है। और यही संबंध है जिसके कारण दंड को हम धर्म और पुरुष को हम धर्मिन, यही संबंध है जो संबंध दंड को धर्म और पुरुष को धर्मी ऐसा कहता है। तो हमने कहा कि संबंध सन्निकर्ष है। लेकिन संबंध का काम क्या है, पर्पस क्या है, प्रयोजन क्या है? यह संबंध जो भिन्न भिन्न पदार्थ है, जो अलग अलग पदार्थ है, इन अलग अलग पदार्थों में जो एक धर्म बन जाता है और एक धर्मी बन जाता है, वह धर्म और धर्मी, इसी के संदर्भ में हम इसकी व्याख्या, इसी संबंध के कारण हम व्याख्या कर पाते हैं। क्योंकि संबंध, यह संबंध ही है जो बताता है, यह संबंध ही है जो बताता है कि पुरुष सामान्य पुरुष नहीं है, ये दंड वाला है। यह पुरुष सामान्य नहीं है, यह विशिष्ट पुरुष है। तो संबंध विशिष्ट ज्ञान का कारण है। अगर घटत्व और ये घटत, जो मुझे घट का ज्ञान हो रहा है, यह घट का ज्ञान कैसा है? विशिष्ट ज्ञान है। कैसा विशिष्ट ज्ञान? घटत्व विशिष्ट ज्ञान है। कल ही हम लोग पढ़ रहे हैं, घट कैसा है? घटत्व विशिष्ट ज्ञान है। लेकिन मुझे जो यह ज्ञान हुआ कि घटत्व विशेषण वाला, विशिष्ट का मतलब विशेषण वाला, तो ये जो घटत्व विशिष्ट जो घट है, इसका ज्ञान कैसे हुआ? ये घटत्व कैसे विशेषण बन गया? तो यह जो घटत्व विशेषण बना और ये घट जो विशेष्य बना, इसका कारण यह संबंध है। अगर यह घटत्व और घट के बीच में यह संबंध न होता तो आपको घट का ज्ञान संभव नहीं हो पाता। क्योंकि घट का ज्ञान जो है विशिष्ट ज्ञान है, और घट का ज्ञान जो है विशिष्ट ज्ञान है, वो स्पष्ट कैसे होता है? संबंध के द्वारा। ये संबंध ही स्पष्ट करता है कि घटत्व विशेषण घट में है। केवल ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, इस पूरे स्ट्रक्चर में धर्म कौन है, धर्मी कौन है? इस पूरे स्ट्रक्चर में कुछ धर्म होंगे, कुछ धर्मी होंगे। अब वो धर्म धर्मी कौन होगा, इसको स्पष्ट करने वाला ये संबंध ही है। जैसे हमने पढ़ा था, पात्रे जलम, पात्र में जल,
घट में घटत्व। अब यहां भी जो संबंध है, यही संबंध ये स्पष्ट करता है कि जल जो है वो धर्म है और पात्र जो है वह धर्मी है। पात्र जो है वो धर्मी है। तो हमने जो अब तक पढ़ा है, धर्म धर्मिन, आधार आधेय, विशेषण विशेष्य, जो पेयर टर्म, जो युग्म हमने पढ़ा है। तो जैसे हमने देखा कि जल यहां धर्म है और पात्र धर्मीन है, इसको स्पष्ट करने के लिए संबंध की आवश्यकता है। जैसे हमने देखा कि घटत्व धर्म है और घट धर्मी है, इसको स्पष्ट करने के लिए संबंध की आवश्यकता है। ऐसे ही मोबाइल मेरे हाथ पे है, तो यह आधेय है और यह आधार है। तो मोबाइल को आधेय और हस्त को आधार बताने वाला जो है संबंध है, अर्थात संबंध का एक व्यापार है, संबंध का एक फंक्शन है, संबंध का एक पर्पस है, जो आपको ये बताता है कि इसमें से जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये संबंध के कारण ही स्पष्ट हो पाता है कि धर्म कौन है, धर्मी कौन है, आधेय कौन है, आधार कौन है, विशेषण कौन है, विशेष्य कौन है। ये स्पष्ट करने वाला यह संबंध ही होता है। इसीलिए संबंध के लिए कहा गया विशेषण। संबंध के लिए कहा है विशेषण। विशेष्य भाव प्रयोजका। प्रयोजक कारण, संबंध कारण है जो ये बताता है कि विशेषण और विशेष्य कौन है। जैसे दंडी पुरुषः इति जब मैं कहता हूं, तो यहां दंड विशेषण है और पुरुष विशेष्य है। इस भाव का जो प्रयोजक है वो संबंध है। इस भाव का जो प्रयोजक है, जैसे अब ये संबंध के बारे में मैं कुछ महत्वपूर्ण बात करूं, तब हम चलेंगे फिर टेक्स्ट पे। ये वास्तव में संबंध है क्या? संबंध के बारे में उन्होंने कहा दिया प्रॉक्सिमिटी, क्लोजनेस, प्रॉक्सिमिटी, क्लोजनेस। जब तक, और मैंने बताया कि जब तक सामीप्य नहीं होगा, ये कलम यहां है, ये मेरा बायां हाथ है और ये दायां हाथ है, मैं इसको हस्तों नहीं कह सकता। ये हाथ संयुक्त है मैं नहीं कह सकता। जब ये दोनों पास आएंगे तो मैं अब बोलूंगा हस्तौ संयुक्तौ। इसको मैं कह सकता हूं बायां हाथ, इसको मैं कह सकता हूं दायां हाथ, लेकिन अब मैं कहूंगा जब पास आएगा दोनों तो हम कहेंगे हाथ जुड़ा हुआ है। तो जब तक सामीप्य नहीं होगा, संबंध नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, इस संबंध क्या होता है? दुष्टः। दुष्टः संबंध। अब देखिए, ये बायां हाथ है और ये दायां हाथ है, ये दो अलग अलग है, लेकिन जब मैं इसको जोड़ता हूं, ये संयोग हो गया। हस्तौ संयुक्तौ मैं कह रहा हूं, दोनों जुड़ गया। दोनों जुड़ गया, इसका मतलब क्या है भाई? ये तो एक एंटिटी है, ये एक पदार्थ है मेरा बायां हाथ, एक पदार्थ है दायां हाथ। अब कुछ तो अलग हुआ जो कि मैं कहता हूं कि हाथ जुड़ गया। कुछ तो ऐसा है जो इन दोनों से अलग है, जो आया है तब तो मैं कहूंगा जुड़ गया।
तो इन दोनों के पास आने से बीच में संबंध आया, उसका नाम है संयोग। अगर हम तीसरे पदार्थ को नहीं मानेंगे तो समस्या आ जाएगी। अगर ये दो ही संयोग है तब तो दो अलग अलग है, संयोग होना चाहिए। ये संयोग मैं नहीं कहता हूं, इसे संयोग नहीं कहता। अब जैसे दोनों पास आए, पास आने का मतलब जैसे हुआ दोनों जुड़ गए, तो जुड़ना तीसरा पदार्थ हो गया। बायां हाथ दायां हाथ और दोनों के बीच में क्या होगा? संयोग। अब ये संयोग कैसा है? आपसे मैं पूछूं क्या ये संयोग बाएं हाथ में है? क्या है बाएं हाथ में? नहीं। दाएं हाथ में है? नहीं। कहां है? दोनों, जब जुड़े जुड़े दोनों में। तो संबंध क्या होता है? जो दोनों, मान लीजिए ए और बी दोनों जुड़ते हैं, तो इस संबंध जो होता है वो कहां होता है? दोनों में होता है। ए और बी दोनों में होता है। रिलेशन ए में भी रहता है और बी में भी रहता है। जैसे मैं कहूं ये संयोग जो है वो लेफ्ट हैंड में भी है और राइट हैंड में भी है, तो द्विष्ठा संबंध। और क्या होता है? और दूसरा कंडीशन क्या है कि संबंध जो हमने देखा कि बायां हाथ एक संबंधी है और दूसरा हाथ दूसरा संबंधी है, लेकिन संयोग न तो बायां हाथ है न दायां हाथ है, इन दोनों से अलग है। तो संबंध कैसा होना चाहिए? दोनों में रहना चाहिए, दोनों संबंधियों में रहना चाहिए, और इन दोनों से भिन्न भी होना चाहिए। इन दोनों से भिन्न होना चाहिए, भिन्न होना चाहिए। कंफ्यूज नहीं होना है। मेरे हाथ पर कलम है, कलम एक वस्तु है, हाथ एक वस्तु है। कलम है, हाथ है, इसको मैं नहीं कह सकता कि हाथ पर कलम है। जब यहां हम कलम पर हाथ को लाए, जब हाथ पर कलम को लाएंगे तो हाथ और कलम के बीच में क्या उत्पन्न हुआ? संयोग। अब वो संयोग कहां है? हाथ में भी और कलम में भी। और वो संयोग क्या है? न तो हाथ है न कलम है, इन दोनों से अलग है। तो संबंध क्या होता है कि संबंध दोनों संयोगी में रहता, दोनों संबंधी में रहता है और दोनों से भिन्न होता है। ये ध्यान रखना है। जैसे यहां हम देखते क्या है? दंड है और पुरुष, घटत्व है और घट। अब देखिए कि दंड और पुरुष में क्या है कि ये दोनों संबंधी हैं। वन और रिलेटिव वन रिलेटिव टू, संबंधी वन संबंधी दो, लेकिन इन दोनों के बीच में एक संबंध है। अब ये संबंध कैसा है? ये दंड में भी रहता है और पुरुष में भी रहता है, दोनों में रहता है। लेकिन दंड न तो ये जो संबंध है ना तो दंड है और न पुरुष है। तो यह संबंध दोनों संबंधी से भिन्न है और दोनों में रहता है। यहां देखिए घटत्व, ना तो ये संबंध घटत्व है ना तो संबंध घट है, इन दोनों में रहता है। तो यह संबंध क्या करता है कि विशेषण और विशेष्य दोनों को बताता है, विशेषण और विशेष दोनों में रहता है और इन दोनों से भिन्न है। इस लाइन को फिर हम एक बार पढ़ दें, फिर हम चलेंगे। संबंधः सन्निकर्षः, संबंध सन्निकर्ष है। संबंध सन्निकर्ष को अर्थात एक दूसरे के पास होने को कहते हैं। सच विभिन्नयोः वस्तुनोः विशेषण विशेष्य भाव प्रयोजकः। और वो संबंध क्या होता है? वह संबंध दो वस्तुओं में
दो भिन्न भिन्न वस्तुओं में, दो अलग अलग वस्तुओं में विशेषण और विशेष्य के भाव को उत्पन्न करता है। अब इसको समझाएगा उदाहरण से। यथा जैसे दंडी पुरुष इति विशेषण विशेष्य भाव प्रयोजक संयोग संबंध। जैसे मैं कहूं दंडी पुरुष, मैं जब इस वाक्य को सुना, भाषा में सुना, तो मैंने क्या किया, भाषा को सुनने के बाद जो आया स्ट्रक्चर मेरे सामने वो ऐसे आया। अब दंड और पुरुष के बीच में क्या है संयोग, दंड और पुरुष, क्योंकि दंड जो है आप पढ़े होंगे कि दंड द्रव्य होता है, पुरुष द्रव्य होता है। दो द्रव्यों के बीच, आगे बात करूंगा मैं, एक केस को छोड़कर दो द्रव्यों के बीच संयोग संबंध होता है। अगर दो द्रव्य अवयव अवयवी न हो, इसके अलावा दो द्रव्यों के बीच संयोग संबंध होता है। दंड भी द्रव्य है, पुरुष भी द्रव्य, तो दोनों के बीच संयोग संबंध। अब यह संयोग क्या कर रहा है, यह संयोग इन दोनों में से विशेषण कौन है, विशेष्य कौन है, इसको बताने का काम करता है। विशेषण विशेष्य भाव का प्रयोजक है ये संबंध, कारण है ये संबंध। यथा दंडी पुरुष इति विशेष विशेष्य विशेषण भाव प्रयोजक संयोग संबंध। दंड पुरुषयोः अंतरा संयोगम विना, दंड और पुरुष के बीच संयोग के बिना अगर संयोग न हो तो दंडी पुरुष इति विशेषण विशेष्य भाव प्रतीति ही एव न स्यात्। अगर इस संयोग न हो तो दंड और पुरुष के बीच जो मुझे ये ज्ञान हो रहा है कि दंड जो है विशेषण है, पुरुष जो है विशेष्य है, ऐसा ज्ञान ही नहीं होगा। अगर दंड किसी कमरे के किसी एक कोने में रखा हुआ हो और पुरुष किसी दूसरे कोने में हो, तो आप ये नहीं कह सकते दंडी पुरुष, आप ये नहीं कह सकते कि पुरुष जो है वो दंड का विशेषण है। क्यों? क्योंकि पुरुष और दंड के बीच में कोई संबंध नहीं है, और कोई संबंध नहीं है तो आप ये नहीं बता सकते कि विशेषण कौन है और विशेष्य कौन है। क्योंकि दंड और पुरुष जब संयोग होता है तो संयोग यह बताता है कि दंड जो है वो विशेषण है, पुरुष जो है वह विशेष्य है। ये बात। और संबंध के बारे में जो दो महत्वपूर्ण बात है, वो संबंध दो वस्तुओं के बीच में होनी चाहिए और वह दोनों वस्तु से भिन्न होनी चाहिए। इस बात को उन्होंने कहा है। अब इसके बाद जो आगे कहते हैं यह स्पष्ट है। अब कहते हैं कि संबंध दो प्रकार, साक्षात परंपरा। आप लोग सुन पा, डिस्कनेक्ट तो मैं नहीं हुआ हूं, सुन पा रहे हैं आप लोग? जी बिल्कुल। अभी संबंध दो प्रकार का, साक्षात और परंपरा। इस साक्षात को कहते हैं डायरेक्ट, तो कहते हैं इनडायरेक्ट। अब साक्षात को समझाते हुए कहते हैं, साक्षात को समझाते हुए परिभाषित करते हैं, मैं लिख देता हूं तो स्पष्ट हो जाए। संबंधांतर अघटित अघटित संबंध, संबंधांतर अघटित संबंध, ऐसा संबंध जो किसी और अन्य संबंधों के बिना समझा जा सके, जाना जा सके। जैसे दंड और पुरुष, इसको समझने के लिए दंड और पुरुष के बीच संयोग संबंध है। इस संबंध को समझने के लिए मुझे किसी और संबंध की आवश्यकता नहीं होती।
तो अन्य संबंधों की आवश्यकता के बिना ही ये स्पष्ट हो जा रहा है। इसीलिए ऐसा संबंध जो है वह कहलाता है साक्षात संबंध। लेकिन यहां देखिए, ए जुड़ा है बी से, बी सी से और डी से। अगर मैं यहां ये कहूं कि ए और सी के बीच का रिलेशन, ए और डी का रिलेशन, अब यहां देखिए जरा, यहां तो ठीक है, ए बी से जुड़ा हुआ है, बी सी से जुड़ा हुआ है और सी डी से जुड़ा हुआ है। ए और बी के बीच में और कोई रिलेशन नहीं है, डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। बी और सी के बीच में कोई नहीं है, डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। सी और डी के बीच में और कोई नहीं है, डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। लेकिन जब ए और सी की बात करें, ए बी सी से जुड़ा हुआ है, ए तो सी से भी जुड़ा हुआ है ना, कैसे जुड़ा हुआ है? अब जब हम ए और सी की बात करते हैं तो ए और सी डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है। ए और सी डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है, ये अपेक्षा करता है। किसकी अपेक्षा करता है? संबंधांतर की। इस संबंधांतर की ए और सी की अगर व्याख्या मैं करना चाहूंगा तो मुझे ए से आना पड़ेगा बी और बी से सी। तो यहां हमने देखा ए और सी की अगर मैं वो व्याख्या करना चाहूं तो मुझे ये बी का जो रिलेशन है इसको भी समझना पड़ेगा। तो इसलिए ये अन्य संबंध जो है, दूसरा संबंध जो है, इस संबंध की अपेक्षा के बाद ही, इस संबंध की सहायता से ही हम ए और सी के संबंध को समझ पाएंगे। इसीलिए इनडायरेक्ट रिलेशन है, परंपरा संबंध है, परंपरा संबंध। इसको मैं ऐसे कहूं कि जब मैं ए और सी की बात करता हूं तो यह एक ए और बी के रिलेशन की आवश्यकता पड़ती है और बी और सी की आवश्यकता पड़ती है, और साथ साथ हम ए और सी की बात कर रहे हैं लेकिन एक और संबंधी बी की बात करनी पड़ती है। तो हम यह देखते हैं कि दो ए और सी के बीच का जब रिलेशन आता है तो मुझे दो संबंध की बात करना पड़ता है, और दो इन जो साक्षात संबंध है, इन दो साक्षात संबंध के माध्यम से हम इस संबंध को समझ पाते हैं। तो ए सी से जुड़ा हुआ है, ए इज रिलेटेड टू बी, सॉरी, ए सी से जुड़ा हुआ है टू बी। ए सी से जुड़ा हुआ है, ए सी से संबंधित है बी के माध्यम से, ए बी से संबंधित है बी और सी के माध्यम से। तो यहां हम देखते हैं कि ए और सी के बीच का रिलेशन, ए और डी का रिलेशन जो है मुझे अन्य संबंधों की अपेक्षा रखता है और अन्य संबंधियों की अपेक्षा रखता है। इसीलिए हम इसको परंपरा संबंध कहते हैं। परंपरा ए और डी की बात मैं करूं, ए और डी की बात करूं तो यहां देखिए, ए और डी की जब मैं बात करूंगा, ए डी से जुड़ा हुआ है। जब मैं इसकी बात करूंगा तो यहां मुझे तीन साक्षात संबंध की आवश्यकता होगी, ए बी, बी सी, सी डी। तीन संबंध की आवश्यकता पड़ेगी और दो संबंधी बी और सी की आवश्यकता पड़ेगी। तो ए और डी, ए डी से संबंधित है, इस संबंध की व्याख्या करने के लिए मुझे इस संबंध की, इस संबंध की, इस संबंध की, तीनों की व्याख्या करनी पड़ेगी। साथ साथ मुझे दो अलग अलग संबंधी की बात करनी पड़ेगी। तो इसीलिए ए और डी के बीच का संबंध जो है परंपरा संबंध है, ए और बी के बीच का संबंध जो है परंपरा संबंध है। लेकिन ए और बी के बीच का संबंध, बी और सी के बीच का संबंध, सी और डी के बीच का संबंध, ये साक्षात संबंध है, ऐसा ये कह रहे हैं। फिर अगर मैं बात करूं ये साक्षात संबंध कितने प्रकार के हैं, तो ये जो साक्षात ये भेद करते हैं, ये साक्षात संबंध, ये साक्षात संबंध के तीन भेद हैं। समवाय, संयोग, स्वरूप। तीन संबंध है साक्षात। हाँ, अब देखिए, पहले इन्होंने समवाय का नाम लिया। समवाय संबंध अब जब आप देखेंगे कि अन्नम भट्ट या न्याय वैशेषिक ग्रंथकार जब पदार्थों की बात करते हैं तो छठा पदार्थ समवाय को रखते हैं। द्रव्य, गुण, कर्म,
सामान्य विशेष समवाय, समवाय क्यों छठा पदार्थ कहते हैं, ये छठा पदार्थ है। और संयोग जो है 24 जो गुण है ना, हमारा जो गुण है 24 गुण में से एक गुण है संयोग। अब अगर पहले मैं संयोग की बात करता हूं, अगर संयोग गुण है तो गुण कहां रहता है? गुण रहता है द्रव्यों में। जितने भी गुण है वो द्रव्य में रहते हैं। तो ये संयोग चूंकि गुण है तो ये द्रव्यों के बीच में रहेगा। दो द्रव्यों के बीच का संबंध जो है संयोग होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, दो द्रव्यों के मध्य जो संयोग जो संबंध होगा, देखिए आप, ये कलम भी द्रव्य है, ये कलम भी द्रव्य है, दोनों के बीच संयोग संबंध। ये हाथ भी द्रव्य है, ये हाथ भी द्रव्य है, दोनों के बीच संयोग संबंध। मेरा शर्ट भी द्रव्य है और मैं भी द्रव्य, दोनों के बीच संयोग संबंध। टेबल भी द्रव्य है, ये कमरा भी द्रव्य है, दोनों के बीच संयोग संबंध। तो दो द्रव्यों के बीच संयोग संबंध होगा। इसका लॉजिक क्या है कि संयोग गुण है और गुण कहां रहता है? द्रव्य में रहता है। लेकिन एक केस ऐसा है जहां द्रव्य में समवाय संबंध से रहता है, लेकिन शर्त है उसके लिए। क्या शर्त है कि देखिए, अब तंतु को जब थ्रेड्स को जोड़ते हैं तो क्या बनता है? क्लॉथ। ये क्या है? ये जो तंतु है ये कैसा है? द्रव्य। और तंतु में क्या रहता है? पट, क्लॉथ। ये भी क्या है? द्रव्य। लेकिन वास्तव में तंतु जो है, तंतु कैसे बना है? इस अवयव से बना है। तो यह अवयव। और पट क्या हो गया? अवयव से बना है तो अवयवीन। पट भी द्रव्य है, तंतु भी द्रव्य है, लेकिन पट है अवयवीन और तंतु है अवयव। और पट कहां रहता है? तंतु में रहता है। तो पट जो तंतु में रहता है वो संबंध क्या है? समवाय। वो है समवाय। तो एक ही केस ऐसा है, एक ही ऐसा स्थल है जहां द्रव्य और द्रव्य के बीच संयोग नहीं होता। वह स्थल कौन सा है? कि अगर द्रव्य अवयवी हो और दूसरा द्रव्य अवयव हो, तो अवयव और अवयवी रूपी जो द्रव्य है उसके बीच में समवाय संबंध होगा। इस केस के अलावा दुनिया के सभी दो द्रव्यों के बीच में संयोग संबंध होगा। ये ध्यान रखिएगा। तो संयोग गुण है और गुण द्रव्य में रहता है, इसीलिए संयोग दो द्रव्यों के मध्य जो संबंध होगा वो संयोग संबंध होगा। लेकिन अगर द्रव्य में गुण रहते हैं, द्रव्य में गुण रहते हैं, अब ये है गुण, ये क्या? गुण वाला, क्या गुणिन। गुण जो है अपने आधार में किस संबंध से रहेगा? समवाय संबंध से रहेगा। कर्मन अपने आधार में किस संबंध से रहेगा? ये कर्म है, ये क्रिया है, तो ये क्या है? क्रियावान। क्रिया, जैसे मैं कहता हूं ना, हाथ ऊपर ले जा रहा हूं, नीचे ले जा रहा हूं, हाथ में गति है। अब ये हाथ में जो गति है, गति कहां है? हाथ में है। तो गति क्या है? कर्म। ये कर्म हमारे हाथ में किस संबंध से रहता है? समवाय संबंध से रहता है। ये समवाय संबंध से रहता है। मैंने कहा था जाति पेन में रहता है ना, जाति व्यक्ति में किस संबंध से रहता है? समवाय संबंध से रहता है। विशेष कहां रहता है? विशेष नित्य द्रव्य में रहता है। तो ये जो देखा आपने, अवयव अवयवी, गुण गुणी
क्रिया क्रियावान, जाति व्यक्ति, नित्य द्रव्य और विशेष, इनके बीच का संबंध समवाय होता है। संयोग संबंध उत्पन्न होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। मैंने दोनों हाथ को जोड़ा, संयोग उत्पन्न हो गया, हटा लिया, संयोग का नाश हो गया। कलम को हाथ पे रखा तो हाथ पर कलम, संयोग उत्पन्न हो गया, हटा लिया, संयोग खत्म हो गया। लेकिन समवाय संबंध नित्य होता है। यह संभव नहीं होगा कि हम पट और तंतु को अलग अलग देखें। पट को भी देखें, तंतु को भी देखें, अलग अलग नहीं देख सकते। यह संभव नहीं है कि मेरा शर्ट का कलर जो पीला है, पीत रूप जो शर्ट है, मैं पीत रूप को अलग देखूं और शर्ट को अलग देखूं। संभव नहीं है। पीत रूप जब कभी रहेगा वो शर्ट में ही रहेगा, एक साथ ही रहेगा। यह संभव नहीं है कि मेरे हाथ में जो गति है, मैं गति को अलग देखूं, हाथ को अलग देखूं। संभव नहीं है। तो ऐसा दो धर्म धर्मी जिनके बीच का संबंध नित्य हो, हम इसके बिना इसकी संकल्पना न कर सकें, तो इनके बीच का संबंध समवाय होता है। संयोग संबंध अनित्य होता है, ये उत्पन्न और विनाश होता है। समवाय संबंध नित्य होता है, उत्पन्न और नाश इसका नहीं होता है, नित्य होता है। तो तीसरा संबंध है स्वरूप संबंध। स्वरूप संबंध, स्वरूप संबंध क्या है? तीसरा स्वरूप, स्वरूप संबंध। यह संबंध स्वतंत्र संबंध नहीं होता। यह या तो विशेष रूप होगा या विशेषण रूप होगा। क्योंकि हमने अभी देखा था कि संबंध क्या होता है? विशेषण विशेष्य भाव का प्रयोजक होता है। जैसे मैं कहूं गृहे पटा भाव, गृहे पटा भाव, हाँ। मैं इस बात को, जो तीसरा संबंध, जो साक्षात संबंध की हमने बात की, स्वरूप संबंध, इसके स्वरूप को थोड़ा हम समझने का प्रयास करते हैं कि क्या है। इसके नाम से स्पष्ट है, स्वरूप। स्वरूप, इसका मतलब ये अपने रूप में है। यह कोई स्वतंत्र पदार्थ नहीं है। जैसे हमने देखा कि समवाय को हमने गिना, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, गुण में गिना संयोग को। लेकिन जो दो पदार्थ जुड़े होते हैं उनमें हमें एक को संबंध स्वीकार करना पड़ता है। जैसे मैं कहता हूं पटाभाव, गृहे पटाभाव। गृहे पटाभाव में जो पटाभाव है ये आधेय है और गृह जो है आधार है। भाषा के द्वारा हम देख पा रहे हैं, गृहे पटाभाव, सप्तमी लगा हुआ है। सप्तमी अधिकरण आधार का सूचक है, ये आधार है। लेकिन ये जो आधार और आधेय का जो प्रयोजक होगा, कौन होगा? ये संबंध जो है, ये संबंध स्वरूप है, स्वरूप है। जो पटाभाव है वो आधेय है, और वो जो घर, जो गृह है, इस आधार में है, वो किस संबंध से? स्वरूप संबंध से। पटाभाव एक अलग एंटिटी है, अलग पदार्थ है, घर एक अलग पदार्थ है। दोनों को पृथक दिखाने के लिए जो संबंध की बात की गई है वो स्वरूप संबंध है। अब जो हमने अभाव, एक प्रश्न आपके मन में आ सकता है कि अभाव तो कुछ नहीं है, अभाव विरोधी पदार्थ है। गृह है, किसी को आपने बोला देखो
घर में क्या है, कपड़े लाओ, जाता है देखता है कुछ नहीं है, बोलता चाहे कपड़े नहीं है, फटा भाव, फटा भाव है। तो यह जो बात करता है, कहता है अभाव क्या है, भाव विरोधी पदार्थ है। इसीलिए भाव पदार्थ का हमने देखा कि संयोग और समवाय से पात्रे जलम भूतले घटः, तंतु में रूप, सब भाव पदार्थ है। रूप भी भाव है, जल भी भाव है, भाव पदार्थ है, इसलिए अपने आधार में संयोग समवाय इत्यादि से संबंधित था। लेकिन यहां अभाव पदार्थ, अभाव और भाव के बीच के संबंध की बात हम कर रहे हैं। इस बात को स्पष्ट करने के लिए स्वरूप संबंध को ये लाते हैं। जब इसको और स्पष्ट कर दूं, पहले एक चीज मैं हम लोग स्पष्ट कर लेते, चर्चा कर लेते हैं, फिर हम इस पे आऊंगा। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट स्वरूप संबंध जो है, स्वरूप संबंध एक बहुत ही, एक हम लोग जब अनुयोगी और प्रतियोगी की बात करके फिर दोबारा इस पे मैं आऊंगा तो ये स्पष्ट हो जाएगा। हाँ, तो ये कहता क्या है, जो उदाहरण देता है रूपवान पुरुष, इसकी चर्चा हम स्वरूप की चर्चा डिटेल में करेंगे, चिंता मत करिए, अभी आज ही करेंगे। एक अनुयोगी प्रतियोगी की टर्म की चर्चा करने के बाद फिर दोबारा इसमें आएंगे। पहले हम लोग जो उदाहरण शास्त्र में दिए गए, हमारे पुस्तक में दिए गए हैं समवाय और संयोग के लिए, उसको पहले हम लोग उदाहरण देख लें। कहता रूपवान पुरुष, रूपवान पुरुष पात्रे जलम और गृहे पटः नास्ति। साक्षात संबंध के तीन नाम बताए, समवाय, संयोग और स्वरूप, और तीनों का उदाहरण दे दिया। पुरुष, रूपवान पुरुष, ये संबंध जो है वो समवाय है। क्योंकि रूप क्या है, गुण है। गुण वाला क्या हो जाएगा, गुण वाला गुणी, गुणिन, गुण और गुणिन के बीच क्या संबंध होगा, समवाय संबंध। पात्रे जलम, पात्र भी द्रव्य है, जल भी द्रव्य है, और चेक करना है दो द्रव्यों के बीच संयोग होता है, लेकिन एक जगह क्या होता है, कौन सा जगह है जो नहीं होता है, कौन सा जगह है, अवयव अवयवी। जल और पात्र के बीच में अवयव अवयवी संबंध नहीं है, और दोनों द्रव्य है, इसीलिए यहां संयोग संबंध। और तीसरा कहता गृहे, गृह पटाभाव, गृह पटाभाव, गृह पटाभाव। तो कहा कि जो रूपवान पुरुष है वहां रूप और पुरुष के बीच समवाय संबंध है। पात्रे जलम, पात्र और जल के बीच संयोग संबंध है। गृहे पटाभाव, गृह और पटाभाव के बीच जो है स्वरूप संबंध है। इस बात को बताया, इस लाइन को पढ़ लो, फिर हम उसको स्पष्ट करेंगे। संबंधस्य द्विविधः साक्षात् परंपरा भेदात् संबंधांतर अघटितः संबंधः साक्षात् संबंधः। संबंधांतर, बिना किसी संबंध की अपेक्षा के, बिना किसी दूसरे संबंध को लाए जो संबंध की व्याख्या हम कर लेते हैं। जैसे यहां देखिए, रूप और पुरुष, रूपवान पुरुष, यहां मुझे किसी अन्य संबंध की आवश्यकता नहीं है। रूप और पुरुष के बीच समवाय संबंध, रूप पुरुष से और पुरुष रूप से डायरेक्टली जुड़ा हुआ। पात्रे जलम, जल और पात्र, पात्र और जल आपस में डायरेक्टली जुड़े हुए। पटाभाव घर से और घर पटाभाव से डायरेक्टली जुड़ा हुआ। तो
इन तीनों स्थलों पर हम देखते हैं कि इन तीनों स्थलों पर जो दोनों संबंधी है वह बिना किसी अन्य संबंधों को लाए इसकी व्याख्या करना संभव। इसीलिए इन दोनों के ये जो रूप और पुरुष, जल और पात्र, पटाभाव और गृह, इनके बीच का जो संबंध है वो साक्षात संबंध है। तो कहा संबंधांतर अघटित संबंध साक्षात संबंध सच। और वो क्या उसके भेद बता रहे हैं। सच समवाय समवाय संयोग स्वरूपादि भेदात बहुविध। वो स्वरूप के बहुत से भेद हो सकते हैं, आगे बताओ चर्चा करेंगे। तो कहा कि समवाय, संयोग और स्वरूप भेद वाले होते हैं। रूपवान पुरुष, रूप वाला पुरुष, पात्रे जलम, गृहे पटौ नास्ति इत्यादौ पुरुषे। यहां देखिए पुरुषे, पुरुष में पुरुषे रूपस्य, पुरुष में रूप का, पात्रे जलस्य, पात्र में जल का, गृहे पटा, घर में पटा भाव का संबंध कौन सा है। तो कहा, इसने कहा कि पुरुषे रूपस्य, रूप का पुरुष में समवाय संबंध है ना। पात्र का, हाँ, जल का पात्र में संयोग संबंध और पटा भाव का गृह में स्वरूप संबंध है। तो कहा गृहे पटो नास्त इत्यादौ पुरुषे रूपस्य पात्रे जलस्य गृहे च पटा भाव से यथा क्रमम, क्रम से समवाय संयोग स्वरूप स्वरूप नामनः संबंधाः प्रतीयन्ते। इनके बीच जो संबंध है वो संबंध कैसा है, वो स्वरूप संबंध, समवाय संयोग और स्वरूप संबंध है, इसकी बात करते हैं। तो मैं आपको एक संबंध के संदर्भ में एक बात कर लूं, फिर हम इस पे आएंगे। कहता है कि एक टर्म और ये लाते हैं जो नव्य न्याय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है, प्रतियोगी और अनुयोगी। प्रतियोगी और अनुयोगी, अब नव्य न्याय में अब तक आप क्या क्या पढ़ चुके याद रखिएगा। धर्म धर्मी, आधार आधेय, विशेषण विशेष्य, और अभी देख रहे हैं प्रतियोगिन और अनुयोगिन। ये प्रतियोगी और अनुयोगी ये तीन स्थलों पर रहता है। तीन स्थानों पे आप इसको व्याख्या कर सकते हैं। एक अभाव, एक संबंध, और तीसरा सादृश्य। सादृश्य इसका एक नाम दिया गया है। क्या ये कैसे पदार्थ हैं? प्रतियोगिक पदार्थ, सप्रतियोगिक। ये कहता क्या है कि अभाव, पहले मैं अभाव के संदर्भ में बात कर रहा हूं। कहा कि किसका अभाव। देखिए जब मैं कहता हूं पटाभाव, पटाभाव मतलब अभाव ऑफ वॉट, पट। तो जिसका अभाव होता है वो होता है प्रतियोगी। यस्या भावः स्वप्रतियोगी। और यत्रा भावः, जिसका अभाव होता है प्रतियोगी है, और जहां अभाव होता है, यत्रा जहां अभाव होता है वो अनुयोगी, वो स्थल अनुयोगी है। जैसे ये अभाव है, मैं कहता हूं स्थल है, ये स्थल या अभाव है,
और जिसका अभाव है वो ये है। मान लो मैं कहता हूं गृहे पटाभाव, गृह पट, किसका अभाव? पट का अभाव। तो पट क्या हुआ? प्रतियोगी। पुत्र अभाव, गृह अभाव, ये क्या हो गया? अनुयोगी। जिसका अभाव वह प्रतियोगी, जहां अभाव वो अनुयोगी। अभाव के संदर्भ में मैं कहता हूं भूतले घटाभाव, मैं कहूं भूतले घटाभाव, क्या होगा? अभाव, किसका अभाव है? घटाभाव। घट कहां अभाव है? भूतले, भूतल। ये भूतल क्या हो गया? अनुयोगी, और घट क्या हो गया? प्रतियोगी। प्रतियोगी इसको नब्बे न्याय कैसे कहेगा? ये कैसा अभाव है? पट प्रतियोगी का अभाव। अगर ये अभाव कैसा अभाव है? पट प्रतियोगी वाला। ये कैसा अभाव है? गृह अनुयोगी वाला। इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे नब्बे की भाषा में। देखिए इसको मैं लिखता हूं, भूतले घटाभावों को मैं ऐसे लिख सकता हूं, घट घट प्रतियोगिक, घट प्रतियोगिक भूतल अनुयोगिक घट प्रतियोगिक भूतल अनुयोगिक का अभाव है। कैसा अभाव है? तो घट प्रतियोगी वाला, भूतल अनुयोगी वाला अभाव है। या ऐसा अभाव है इसका प्रतियोगी घट है और भूतल जो है इसका अनुयोगी है। प्रतियोगी मतलब विरोधी। मान लीजिए कि मेरे हाथ में कलम का अभाव है, जैसे अब कलम आ गया अभाव समाप्त हो गया। ये कलम क्या है? कलम के अभाव का प्रतियोगी है। अभाव का मतलब विरोधी, काउंटर पॉजिटिव। ये घट का अभाव है, लेकिन जैसे घट आएगा ये अभाव इसका नाश हो जाएगा। जिसका अभाव है वह है प्रतियोगी और जिसमें अभाव है वह है अनुयोगी। अभाव के संदर्भ में यस्य अभावः सह प्रतियोगी। यत्राभावः स अनुयोगी। ये मैक्सिम है। ऐसे ही संबंध में जब हम बात करेंगे, अभी मैंने कहा कि संबंध क्या होता है? संबंध क्या दुष्ट होता है? मान लीजिए ए और बी से संबंधित है, ए बी से संबंधित है। मैं इस बात को तीन तरीके से बोल सकता हूं। क्या? पहला बोल सकता हूं कि ए बी से संबंधित है। दूसरा बोल सकता हूं बी ए से संबंधित है। और तीसरा बोल सकता हूं कि ए बी संबंधित है। देखिए भाषा कितना बड़ा काम करता है। मैं कहता हूं जब ए बी से संबंधित है, इसका मतलब मैंने एक दिशा दिया है। क्या? मैं इस बात को कैसे, ए इज रिलेटेड टू बी, ए बी से संबंधित। मैं जब कहता हूं बी ए से संबंधित, इसका मतलब बी ए से संबंधित है। और जब मैं कहता हूं मैं ए बी संबंधित है, तो यहां कोई डायरेक्शन नहीं।
इसका बड़ा महत्व, डायरेक्शन का बड़ा महत्व है। ए बी से संबंधित है, मतलब ए इज रिलेटेड टू बी। जब मैं कहता हूं बी ए से संबंधित है, मतलब बी इज रिलेटेड टू ए। और जब मैं कहता हूं ए बी संबंधित है, वहां कोई संबंध नहीं है, वहां कोई मैंने दिशा नहीं बताया है। तो किसका संबंध? संबंध ऑफ व्हाट? अगर मैं कहता हूं अगर मैं ये कहता हूं ए इज रिलेटेड टू बी, संबंध ऑफ व्हाट? किसका संबंध? ए का। संबंध टू व्हाट? किससे संबंध? बी से। तो मैं जहां से शुरुआत करता हूं, अगर मैं कहता हूं ए बी से संबंधित है, ए बी से संबंधित है, तो ए हो गया प्रतियोगी और बी हो गया अनुयोगी। संबंध को ध्यान देना। अगर मैं कहता हूं बी ए से संबंधित है, तो बी हो गया प्रतियोगी और ए हो गया अनुयोगी। और इस वाले केस में हमें कोई डिसाइड, हमें पता नहीं। अब संबंध में एक हो गया अनुयोगी, एक हो गया प्रतियोगी, दूसरा हो गया अनुयोगी। लेकिन प्रतियोगी कौन होगा? हम जहां से शुरुआत करते हैं, ए इज रिलेटेड टू बी, जहां शुरुआत करते हैं वो है प्रतियोगी, और जहां जिसमें अंत करते हैं वो है अनुयोगी। ए इज रिलेटेड टू बी, टू के बाद जो आ रहा है वो है अनुयोगी, और जहां से शुरू कर रहे हैं संबंध ऑफ व्हाट का जो आंसर है वो है प्रतियोगी, और संबंध टू व्हाट है उसका वो है अनुयोगी। जैसे मैं कहूं कि पिता पुत्र से संबंधित है, पिता पुत्रेण सह अन्वेति, मैं ये कहूं। अब देखिए, पिता पुत्र से संबंधित है, पिता इज रिलेटेड टू पुत्र। और इसको मैं कह दूं, उल्टा कहूं, पुत्र पिता से संबंधित है। अगर मैं इसको कहूं तो क्या होगा? पुत्र इज रिलेटेड टू पिता। डायग्राम बदल गया। अब जब मैंने कहा कि पिता पुत्र से संबंधित है, यहां पिता हो गया प्रतियोगी और पुत्र हो गया अनुयोगी। इस वाले में क्या हो गया? पुत्र हो गया प्रतियोगी और पिता हो गया अनुयोगी। और इसके बाद एक ये मैक्सिम देते हैं कि अनुयोगी निष्ठ, अनुयोगी में रहने वाला धर्म, अनुयोगी निष्ठ धर्म संबंध। अब पिता और पुत्र के बीच में संबंध कौन सा है? तो कहा कि अनुयोगी में रहने वाला जो धर्म है, अनुयोगी में रहने वाला धर्म जो है वो संबंध होगा उसका। देखिए, मैं कहूं कि पिता इज रिलेटेड टू पुत्र, पिता क्या हो गया? प्रतियोगी। पुत्र क्या हुआ? अनुयोगी। पुत्र में धर्म कौन सा रहेगा? पुत्रत्व। अब अगर मैं आपसे कहूं कि पिता पुत्र से संबंधित है, किस संबंध से? अगर आपसे पूछे पिता पुत्र से संबंधित है, किस संबंध से? तो पहले देखिए कि पिता पुत्र से संबंधित है, यहां शुरू कैसे हो रहा है? पिता पुत्र से संबंधित है, पिता, ये डायग्राम, ये हो गया प्रतियोगी और ये हो गया अनुयोगी। और इसमें रहने वाला जो धर्म है क्या है? पुत्रत्व। तो पिता पुत्र से पुत्रत्व संबंध से संबंधित है। इसको पलट दूं मैं, पुत्र पिता से संबंधित है, किस संबंध से? पिता में धर्म क्या कौन सा रहेगा? यहां देखिए, पहले तो ढूंढिए अनुयोगी कौन सा है। तो ये है प्रतियोगी और ये है अनुयोगी। इसमें धर्म कौन सा रहेगा? पितृत्व। तो पुत्र पिता से पितृत्व धर्म से रहेगा संबंधित।
अब कैसे बदल गया? पिता पुत्र से पुत्रत्व धर्म से संबंधित है, पुत्र पिता से पितृत्व धर्म से संबंधित है। तो जब भी संबंध की बात आए तो संबंध में सबसे पहले यह देखना है कि कौन संबंधित है और किस से संबंधित है। जो संबंधित है वो हो गया प्रतियोगी, जिससे संबंधित है वो हो गया अनुयोगी, और अनुयोगी में जो रहने वाला धर्म होगा वह उसका संबंध होगा। अनुयोगी निश्च धर्म संबंध, ये बात करते हैं। इसके अलावा मैंने 3 केस बताए। तीसरा है सादृश्य। सादृश्य, चंद्र, हम लोग प्रयोग करते हैं चंद्र इव मुखम, चंद्र इव मुखम, चंद्रमा के समान मुख। अब चंद्रमा के समान मुख है, इसका मतलब चंद्रमा से मुख की सादृश्यता की जाती है। चंद्रमा में कुछ चंद्रमा और मुख में कुछ सादृश्य है। तो यहां देखिए सादृश्य कहां है? मुख में है। मुख हो गया अनुयोगी और चंद्रमा हो गया प्रतियोगी। इससे हमें उतना अभी इसकी आवश्यकता कम है, लेकिन 2 की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। तो अर्थात मैं इसको यह कहूं तो 100 प्रतियोगी जो पदार्थ हैं, प्रतियोगी पदार्थ 3 है। क्या क्या? अभाव, संबंध, सादृश्य। अभाव में प्रतियोगी कौन होगा? जिसका अभाव वह प्रतियोगी, और जहां अभाव वह अनुयोगी। भूतले घटः, भूतले घटः, किसका अभाव है? घट का। घट क्या हो गया? प्रतियोगी। कहां अभाव है? भूतल पर। तो भूतल क्या हो गया? अनुयोगी। संबंध में क्या है? संबंध में ध्यान रखें किसका? संबंध में ध्यान रखें कहां से शुरू होता है और कहां अंत होता है। जहां से शुरू हो रहा है, जो संबंधित है वह प्रतियोगी, जिससे संबंधित है वह अनुयोगी। ए इज रिलेटेड टू बी, ए हो गया प्रतियोगी और बी हो गया अनुयोगी। और अनुयोगी में रहने वाला जो धर्म होगा उसी धर्म से ए जो है वह बी से रिलेटेड है। पिता पुत्र से संबंधित है। कौन संबंधित है? पिता। किससे? पुत्र से। पुत्र में रहने वाला धर्म क्या है? पुत्रत्व। तो पिता पुत्र से पुत्रत्व धर्म से संबंधित है। और तीसरा है सादृश्य। सादृश्य, जिससे तुलना की जाती है वह प्रतियोगी, जिसकी तुलना की जाती है वह अनुयोगी। चंद्रमा से तुलना की जाती है प्रतियोगी, और मुख की तुलना की जाती है तो मुख है अनुयोगी। तो ये 3 हम स्वरूप संबंध को जब पढ़ेंगे, कल हम स्वरूप संबंध के बारे में चर्चा करेंगे और इसकी आवश्यकता पड़ेगी, इसीलिए मैंने डिटेल में इसकी चर्चा की, क्योंकि अनुयोगी और प्रतियोगी के बिना उसको समझना बड़ा ही मुश्किल है, इसीलिए मैंने इसकी चर्चा की। हम लोग पुनः जो है कल स्वरूप संबंध को देखेंगे, फिर परंपरा संबंध को देखेंगे कि कैसे न्याय दर्शन जो है परंपरा संबंध की बात करता है। संबंधों की बात इस संदर्भ में करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी, क्योंकि संबंधों की बात करने के लिए संबंधों की आवश्यकता इसलिए बहुत ज्यादा थी कि न्याय दर्शन इस पूरे संसार को धर्म, धर्मी और संबंध के रूप में देखता है। धर्म की चर्चा हम लोगों ने पहले की थी, आज हम लोगों ने अभी हम लोग संबंध की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि जब इसके न्याय दर्शन की नव्य न्याय की जो भाषा है, नव्य न्याय अपनी भाषा में, नव्य न्याय की जो भाषा है उसमें धर्म, धर्मी और संबंध तीनों के माध्यम से वो भाषा का निर्माण करते हैं। इसीलिए पहले इस बेसिक एलिमेंट को जानना आवश्यक है। धर्म को हम लोग जान चुके हैं कि धर्म क्या होता है, जो धारण किया जाए, जो रहता है, लेकिन
वो जो धर्म है वो धर्म दो प्रकार का है, जाति और उपाधि। जाति क्या है, उपाधि क्या है, चर्चा हम लोग कर चुके हैं। उपाधि दो प्रकार की होती है, सखंडोपाधि या खंडोपाधि, और इन सब के बीच में क्या अंतर है, सब चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग संबंध पे आ चुके हैं, और संबंध भी हमने देखा कि संबंध का प्रयोजन है, पर्पस है। क्या पर्पस है? कि संबंध धर्म और धर्मी को पृथक करता है, वो स्पष्टतया बताता है कि धर्म कौन है, धर्मी कौन है, आधार कौन है, आधेय कौन है। और जब वो स्पष्ट बताता है तो हम समझ पाते हैं कि आधार कौन है और आधेय कौन है, विशेषण कौन है, विशेष्य कौन है। ये उसका मुख्य काम है। और ये संबंध दो प्रकार का देखा हम लोगों ने, साक्षात और परंपरा। ऐसा संबंध जो बिना किसी अन्य संबंध के अपेक्षा की जाना जा सके, जिसकी व्याख्या की जाए, ऐसे संबंध को हमने कहा साक्षात संबंध। और वह संबंध तीन है, संयोग, समवाय और स्वरूप। संयोग संबंध दो द्रव्यों के बीच में होता है, लेकिन एक ऐसा कंडीशन है जहां के दो द्रव्य होने के बावजूद भी वहां संयोग नहीं होता। कौन सा कंडीशन है? अगर उनके बीच में अवयवी वाला हो, तो उनके बीच में संबंध जो होता है वह संबंध समवाय होता है। और अदरवाइज सभी द्रव्यों के बीच में संयोग संबंध होता है। और स्वरूप संबंध के बारे में हमने चर्चा प्रारंभ की थी कि स्वरूप संबंध क्या है, जो अपने रूप से विशेषण और विशेष्य अपने रूप से ही संबंध का भी वो स्पष्ट करते हैं। वो हम लोग कल चर्चा करेंगे रूप संबंध के बारे में। आज हम लोगों ने संबंध के बारे में चर्चा की है, अभी एक दो दिन संबंध के बारे में बात करेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कैसे न बने की भाषा को मिलते हैं। धन्यवाद। जी बताइए, कोई किसी को कुछ अगर है तो, कोई अगर समस्या है तो बताइए। कुछ स्पष्ट हो रहा है क्या आपकी बात मैं कह पा रहा हूँ? हाँ जी गुरु जी, आपकी बात समझ में आ रही है। संप्रेषण संप्रेषण सही हो रहा है। हाँ, ये बहुत जरूरी है कि मैं अपनी बात कह पा रहा हूँ कि नहीं कह पा रहा हूँ, ये जानना बहुत जरूरी है। लेकिन सुधार के गुंजाइश है तो बताइए आप लोग, मैं सुधार करूंगा। मेरे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं अभी यूजीसी की तैयारी कर रहा हूँ, तो नव्य न्याय अभी सीखना पड़ रहा है। तो आपकी क्लासेस मुझे बहुत अच्छी लगी। थैंक यू विवेक जी, थैंक यू। तो अब कक्षा समाप्त कर सकते जी हाँ, कक्षा समाप्त, ठीक है। हम लोग अब मिलते हैं कल 6:30। ठीक है, नमस्कार।